हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बी पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत खिलजी प्रशासनिक सुधार एवं आर्थिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन रहा। इस वंश के दो प्रमुख शासक रहे। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। मूलतः जब हम खिलजी प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार एवं आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली सुल्तान था। वह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सुल्तान बना। तब सबसे पहले उसने अपने विरोधी अमीरों और अधिकारियों को दमन किया और अपने समर्थक और विश्वसनीय लोगों को प्रांतों में नियुक्त किया और एक शक्तिशाली सेना के द्वारा उसने स्वेच्छाचारी ढंग से अपने शासन का संचालन किया। उसने धार्मिक मामलों में उलेमाओं की बात सुनी, मगर राजनीतिक मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप को उसने सहन नहीं किया। उलेमाओं को राजनीति से दूर रखा। ये पहला सुल्तान था जिसने उलेमाओं की उपेक्षा की राजनीतिक मामलों में। और बिना शरीयत की परवाह किए हुए इसने अपना शासन और प्रशासनिक कार्य किया। तो सबसे पहले हम उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन को 4 प्रमुख विभागों में विभाजित किया, जिसके प्रमुख 4 मंत्री थे। उसके मंत्री केवल उसके सलाहकार थे। उनकी सलाह को मानना या न मानना अलाउद्दीन की इच्छा पर निर्भर करता था। उसके प्रशासनिक विभागों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो विभाग था वो दीवाने वजारत था। इस दीवाने वजारत का जो प्रमुख था वो वज़ीर था। वह आर्थिक मामलों का प्रमुख था। राजस्व के एकत्रीकरण और प्रबंधन के लिए वह उत्तरदायी होता था। इसके बाद जो प्रमुख मंत्री था उसका या विभाग था वो दीवाने आरिज था। और दीवाने आरिज का जो मुखिया होता था वो आरिज मुमालिक कहलाता था। ये आरिज मुमालिक सैन्य कार्यों का प्रधान था। एक प्रकार से यह सैनिक विभाग था। सेना की भर्ती करना, उसका प्रशिक्षण, सैनिक साजो सामान की व्यवस्था करना, सैनिकों को वेतन देना और सेनापति के साथ जाना आरिज मुमालिक का महत्वपूर्ण कार्य था। हम कहें तो ये विभाग बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति को ही दिया जाता था। दीवान इंसा एक प्रकार से शाही सचिवालय था, जहाँ सुल्तान के पत्र प्रांतीय शासकों को, अधिकारियों को भेजे जाते थे। ये सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता था। दीवान रसालत एक प्रकार से विदेश विभाग था। यह पड़ोसी राज्यों से पत्र व्यवहार करता था, वहाँ से आए हुए दूतों का स्वागत करता था और कूटनीतिक मामलों को देखता था।
अलाउद्दीन की पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को हम देखें तो उसने पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया। पुलिस का जो प्रमुख होता था वो कोतवाल कहलाता था। जैसे दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। यह अलाउद्दीन का सलाहकार भी था। नगर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल का कार्य था। अपराधियों को पकड़ना, नगर में आने जाने लोगों का हिसाब किताब रखना, चोरों ठगों इत्यादि से नगरवासियों की सुरक्षा करना कोतवाल का महत्वपूर्ण कार्य था। मुहत्सिब नाम एक अन्य अधिकारी होता था जो वैसे तो जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करता था। जनता धार्मिक नियमों के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, एक सदाचार का अधिकारी कह सकते हैं हम इसको। मगर इसकी बाजार व्यवस्था में ये नाप तोल का अधिकारी भी था। व्यापारियों के नाप तोल की भी देख रेख ये मुहत्सिब किया करता था। अलाउद्दीन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत प्रभावी थी। गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा ही उसने अपने विरुद्ध होने वाले विद्रोहों पर नज़र रखी। अधिकारी और इक़्तिदार अलाउद्दीन के गुप्तचरों से कांपते रहते थे। बारिद मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इसके अधीन अनेक बारिद होते थे जो कि विभिन्न रूपों में राज्य के विभिन्न इलाकों में तैनात रहते थे और सुल्तान को प्रत्येक घटना की जानकारी से अवगत कराते रहते थे। बरनी के अनुसार केंद्रीय शासन और खालसा क्षेत्र के अलावा अलाउद्दीन के शासन में 11 प्रांत थे। इन प्रांतों का जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी था उसे मुक्ता या वली कहा जाता था। इक़्तिदार, प्रांतपति इत्यादि इसके अन्य नाम थे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना इस मुक्ता का प्रमुख कार्य होता था। इस मुक्ता को सुल्तान नियुक्त करता था, इसका स्थानांतरण कर सकता था एवं उसे अपने पद से हटा भी सकता था। यह अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र था, न्यायिक कार्य करता था। आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता भेजता था और स्वयं भी दरबार में उपस्थित होता था। इसके पास कितनी सेना रहेगी इसका निर्धारण सुल्तान करता था। वह अपने पास सुल्तान द्वारा निर्धारित सेना से अधिक सेना नहीं रख सकता था। अपराधियों को सजा देना और न्याय कार्य करना भी इस मुक्ता या वली का प्रमुख कार्य होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके लिए उसे एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी। फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन के पास 4,75,000 स्थायी सेना थी जिसे केंद्रीय कोष से वेतन मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। एक घोड़े वाले सैनिक का वार्षिक वेतन 234 टंका होता था और जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उसे 78 टके एक्स्ट्रा मिलते थे, यानी उसका वेतन 312 टका वार्षिक होता था। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और निरीक्षण के दौरान घोड़ों को अधिकारी बदल नहीं सके, सैनिक बदल नहीं सके, इससे उसने घोड़ों को दागने की शुरुआत की। घोड़े की
घोड़े की पुट्ठों पर एक शाही निशान लगाया जाता था ताकि उस घोड़े को दोबारा निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जा सके। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने शुरू की ताकि एक ही सैनिक को दोबारा प्रस्तुत ना किया जा सके। सैनिकों की लंबाई, उनके चेहरे पर कोई विशेष निशान, उनके रंग इत्यादि के बारे में रजिस्टर में एक प्रकार से प्रविष्टि की जाती थी। तो इसके द्वारा उसकी सेना एक शक्तिशाली सेना हो गई थी और उसने कुछ नवीन हथियार, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का भी प्रबंध उसने किया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधारों में राजस्व सुधार उसके महत्वपूर्ण थे। इसके अंतर उसने भूमि अनुदानों का अंत कर दिया। इससे पूर्ववर्ती सुल्तानों ने अमीरों, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जो भूमि अनुदान दिए थे उन सबको अलाउद्दीन ने रद्द कर दिया और उस सारी भूमि को एक प्रकार से खालसा कर दिया, जिससे केंद्रीय शासन के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा, केंद्रीय सरकार की आय में वृद्धि हुई। दोआब में ही करीब उसने 2000 भूमि अनुदान रद्द कर दिए थे। राजस्व सुधारों में अलाउद्दीन का जो दूसरा सुधार है वो है खूत मुकद्दम और मुखियाओं के विशेषाधिकारों का अंत करना। खूत मुकद्दम और मुखिया गांवों और परगनों से राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे। राजस्व एकत्रीकरण के बदले इन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे इनके द्वारा इनकी स्वयं की भूमि का लगान इनसे नहीं लिया जाता था। दूसरा, यह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व के अतिरिक्त कुछ अन्य राशि भी किसानों से वसूल लिया करते थे। तीसरा, भू राजस्व वसूल करने के बदले वसूल गए राजस्व में से इनको एक हिस्सा 2.5% से 5% के करीब मिलता था। इससे बहुत धनी हो गए थे और धनी होने के कारण कहीं कहीं उपद्रव मचाया करते थे। अलाउद्दीन ने महसूस किया कि धन ही इनके उपद्रवी होने का कारण है, अतः उसने उक्त सब अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए और इनको भी सामान्य किसानों की तरह भू राजस्व देने के लिए उसने बाध्य किया। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम सुल्तान था। उसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूल किया। उसने संपूर्ण कृषि भूमि की नापजोक करवाई और नापजोक के आधार पर ही उसने भू राजस्व वसूल किया। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर अब तक दिल्ली सल्तनत में वसूले गए भू राजस्व से ज़्यादा थी। उसने 50% के लगभग भू राजस्व वसूला। यह भू राजस्व नकद और जिन्स दोनों रूपों में वसूला जाता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से दोआब से उसने खाद्यान्न या जिन्स के रूप में भू राजस्व वसूलना पसंद किया ताकि दिल्ली में खाद्यान्न की कमी नहीं रहे। इस भू राजस्व के अलावा उसने अन्य कर भी वसूल किए, जैसे किसानों से करही एवं चरही कर वसूल किए जाते थे। करही कर के बारे में कहा जाता है कि यह घरही था, जो एक प्रकार से आवास कर था। जैसे वर्तमान में जो शहरी स्वायत्त संस्थाएं हैं, नगर पालिकाएँ या नगर निगम जो है वो आवास कर वसूल करती है, उसी तरह अलाउद्दीन ने भी आवास कर वसूल किया। चरही कर पशुओं पर वसूल किया जाने वाला कर था या चारागाह पर वसूल किया जाने वाला
कर था। तो ये भू राजस्व के अतिरिक्त कर थे। इसके अलावा उसने जजिया कर हिंदुओं से वसूल किया, जक़ात मुसलमानों से वसूल किया, और खुम्स के प्रति भी इसका जो दृष्टिकोण था, अब तक परंपरा यह थी कि खुम्स से प्राप्त धन का 1/5 राजकोष में जाता था और 4/5 भाग सेना में वितरित किया जाता था। मगर अलाउद्दीन ने इसको पलट दिया। उसने 4/5 भाग राजकोष में जमा करना शुरू किया और 1/5 भाग सैनिकों में वितरित करना निश्चित किया। खुम्स युद्ध में लूटी गई संपत्ति होती थी, लूटा गया धन या माल होता था। अलाउद्दीन जिसके लिए प्रसिद्ध है, इतिहासकार लैनपुल ने जिसके कारण उसे एक महान अर्थशास्त्री की संज्ञा दी है, वो है अलाउद्दीन की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नाम से एक अलग बाजार अधिकारी की नियुक्ति की, एक अलग विभाग बनाया उसने जो उसके बाज़ारों पर नियंत्रण रखता था और वहाँ मूल्य व्यवस्था को स्थायी स्थिर बनाए रखता था। उसने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार बनाए। जैसे प्रत्येक नगर के केंद्रीय स्थान पर उसने गल्ला बाज़ार या केंद्रीय मंडी, अनाज मंडी की स्थापना की, जहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न विक्रय के लिए उपलब्ध होते थे। इनके मूल्य स्थिर रहते थे। सुल्तान द्वारा उनके मूल्य निश्चित किए जाते थे। व्यापारी मूल्य नहीं बढ़ा सकते थे। और दिल्ली में खाद्यान्न की या अनाजों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उसने मुल्तानी व्यापारियों को अग्रिम पैसा या कर्ज प्रदान किया ताकि वो आसपास के प्रदेशों से अनाज ला करके दिल्ली के बाज़ारों में सप्लाई कर सके। उनके लिए लाभ का एक निश्चित प्रतिशत फिक्स कर दिया गया था। इससे ज़्यादा मूल्य पर वो अनाज नहीं बेच सकते थे। सराय अदल निर्मित वस्तुओं का बाजार था, जिसमें शक्कर, सूखे मेवे, तेल, कपड़े इत्यादि बेचने के लिए लाए जाते थे। ये दिल्ली में बदायूं द्वार के पास बनाया गया था। घोड़ों, दासों एवं मवेशियों के बाजार भी थे। अलग अलग प्रकार के घोड़ों का अलग मूल्य निर्धारित किया गया था। दासों का मूल्य भी निश्चित कर दिया गया था। घरेलू कार्य के लिए दास, कृषि कार्य के लिए दास या अन्य कार्यों के लिए जो दास थे उनका अलग अलग मूल्य था। दासियों के लिए भी अलग अलग मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे। मवेशियों के बाजार में मांस के लिए बिकने वाले पशु, दूध के लिए बिकने वाले पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि सभी विभिन्न प्रकार के पशुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे, जहां वो क्रय विक्रय के लिए आते थे। अलाउद्दीन ने अकाल के दौरान या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रजा को अनाज की कमी नहीं हो, इसके लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। अलाउद्दीन के काल के मन के संबंध में कहा जाता है कि यह 14 शेर के बराबर होता था। उसने सभी वस्तुओं के मूल्य जो है स्थिर रखने के लिए कड़े उपाय किए। सहना नामक अधिकारी की उसने नियुक्ति की, जो कि बाज़ारों की देखरेख करता था। अलाउद्दीन छोटे छोटे लड़कों को कुछ पैसे देकर के बाज़ारों से वस्तुएं खरीदने के लिए बेचता था। यदि कोई व्यापारी कम तोलता या ज़्यादा पैसे लेता था तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण पहलू था कि उसके शासनकाल में सभी वस्तुओं के मूल्य जो है स्थिर बने रहे। इसके पीछे कारण यह था कि
उसने इसके ऊपर कठोर नियंत्रण रखा। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन की बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का हमें विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार खिलजी काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों में मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों को ही हम सम्मिलित करते हैं। जय हिंद।